पिछली क्लास में एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंपल सा फिगर बनाया था, लेकिन अननेसेसरी मैंने उसमें कुछ और फंक्शन ऐड कर दिए जिससे कि प्रोग्राम अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इस कारण से मुझे नए सिरे से फिर से उस टॉपिक को समझाना पड़ेगा जिससे कि जो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन थी वो खत्म हो जाए। हालांकि हमारे कई दोस्तों को समझ में आ गया होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी तरफ से क्लियर करूं कंसेप्ट को। तो मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल फिर से बना रहा हूं। एज पर यूआरएल डायग्राम, सॉरी यूएमएल डायग्राम। तो जो अननेसेसरी चीजें हमने बाद में ऐड की थी उनको हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन कंसेप्ट है वो हम फिर से यहाँ पे डिजाइन करते हैं। तो हमारे फिगर के हिसाब से हमें बनानी थी क्लास ए, जिसमें कि एक ही फंक्शन रखना था, वो था शो फंक्शन। और यहाँ लिखना था ए क्लास शो। हमें बनानी थी क्लास बी। बी क्लास में भी एक ही फंक्शन बना था, वो था शो फंक्शन। हमने बनानी सिंपली क्लास सी, जो ए की भी चाइल्ड थी और बी की भी चाइल्ड थी। कल मैंने यहाँ पे वाइवा क्वेश्चन लिखा था, इनहेरिटिंग मल्टीपल क्लासेस। ये सवाल वाइवा में पूछा जाता है। कारण है कि जो फ्रेंड आज प्रेजेंट हैं उनको पता है कि यहाँ पे पब्लिक वर्ड मैंने कितनी बार लगाया, 2 बार, क्योंकि हमने क्वेश्चन पे पढ़ा था इनहेरिटेंस मोड। लेकिन जो फ्रेंड आज की क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो गलती से क्या लिख के आते हैं ऐसा, जबकि हमें क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक ऑफ ए कॉमा पब्लिक ऑफ पी। क्योंकि हमने पब्लिक इनहेरिटेंस मोड की खासियत पड़ी थी कि पेरेंट के प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेंगे और पेरेंट के पब्लिक मेंबर्स नीचे भी क्या रहेंगे, पब्लिक। अब हमें यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाना था, शो फंक्शन। जब हम पेरेंट के फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं, रीडिफाइनिंग पेरेंट फंक्शन, तो उससे हम क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ओवरराइडिंग किया। और फिर सिंपल में क्या लिखा, ए का शो और बी का शो। हमने कल पढ़ा था कॉलिंग पेरेंट क्लास फंक्शन। तो जो ओरिजिनल फिगर मैंने बनाया था ये उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम है। तो जो भी फ्रेंड्स को लगता है कि फिर से उस प्रोग्राम को नोट करना है सिंप्लीफाइड वर्जन में, तो नोट किया जा सकता है। हमने मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, लेकिन मैं केवल एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सी क्लास का। और हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट शो। हम जानते हैं स्टेप सेकंड क्लास की इंस्टेंशिएशन। दोस्तों जब भी ब्रेड बनती है तो उसमें एक दिन पहले ईस्ट डाल के छोड़ दिया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रेड बनाने से पहले उनको मैदे को एक दिन छोड़ना पड़ता है, उस प्रोसेस को कहते क्या है? या अचार बनता है तो अचार बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? हिंट दे रहा हूँ, एफ से वो वर्ड शुरू होता है। बिल्कुल सही जवाब, फर्मेंटेशन। तो जिस तरह से अचार बनना और ब्रेड बनने की प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं दोस्तों, वैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन की स्टेप को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएशन को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंशिएशन। तो रिमेंबर वन थिंग, कैंपस में पूछा जाएगा व्हाट इज इंस्टेंशिएशन। सो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज नोन एज इंस्टेंशिएशन। तो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 3 स्टेप्स होती हैं, क्रिएट द क्लास, create objects, perform message passing।
तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंशिएशन। अब देखिए प्रोग्राम कितना सिंप्लीफाइड हो गया, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमें पता है कि क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि हमारा जो कंप्यूटर डिसाइड करता है ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग में टी मिसिंग है। अब हम जानते हैं कि हमें मेन प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को। हमने ऑब्जेक्ट बनाया सी क्लास का, अब हमने क्योंकि सी क्लास का शो फंक्शन कॉल किया तो सिस्टम में लेके चलेगा सी के शो के पास। तो पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर ये ऑपरेशन, फिर हम यहाँ आ गए। लेकिन जैसे मैं है तो यहाँ पे लिखा है ये लाइन जो मैं कौन से शो फंक्शन के पास ले जाएगी, ए के शो के पास। तो हमें मैसेज में क्या मिलेगा, ए क्लास शो। फिर हमारा कंप्यूटर में ले चलेगा एस वाई लाइन के पास, जिस कारण से क्या लिखा आ जाएगा, बी क्लास शो। तो टेक्निकली वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास and child class is calling the function of parent class. ये कल का प्रोग्राम है। कल हमारी क्लास में दो शो फंक्शन थे, एक में कोई पैरामीटर नहीं था लेकिन एक में इंटीजर पैरामीटर था। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब फंक्शन का नाम सेम हो लेकिन पैरामीटर्स में डिफरेंस हो जाए तो ओवरलोडिंग कहलाता है। तो यहाँ पे हमने ओवरलोडिंग की थी। शो में भी दो फंक्शन थे, बी में भी दो शो फंक्शन थे, एक में बिना पैरामीटर और एक में फ्लोट वाला। तो यहाँ पे भी टीचर ने क्या की, ओवरलोडिंग की थी। अब इसका हमने नंबर दिया था *1, इसका *2, इसका *3, इसका *4। हमने क्लास सी बनाया था जिसमें एक शो फंक्शन बनाया था। तो ये ओवरराइडिंग थी, क्योंकि ओवरराइडिंग में सेम फंक्शन नेम होता है। लेकिन यहाँ पे टीचर ने क्या लिख दिया, $x, जो किसी से मैच नहीं कर रहा। तो जब पैरामीटर में चेंज हो रहा तो वो ओवरलोडिंग हो जाता है। जैसे हमने आज मेन प्रोग्राम से एग्जीक्यूट किया, वैसे हमने कल भी मेन प्रोग्राम से एग्जीक्यूट किया था। और हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया, ओबीजी का शो। अब ओबीजी क्योंकि क्लास सी का वेरिएबल है तो वो यहाँ से एंट्री करेगा। अब सिंपल सी बात, हम लिखा है ए का शो, तो कौन से फंक्शन को ढूंढेगा, *1 वाले को। हम लिखा बी का शो, तो ये इस वाले को ढूंढ लेगा। लेकिन हमने फिर लिखा था ओबीजे का शो 5.5। अब 5.5 कैसे ली, डबल वैल्यू, तो उसने यहाँ से एंट्री ली। लेकिन अब हमने ये वाला फंक्शन कॉल नहीं किया। अब हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया है, ए का शो जो 5 और इंटीजर वैल्यू लेता हो। तो कंप्यूटर इस वाले फंक्शन की भी इस वाले फंक्शन का यूज करेगा। ऐसे ही हम लिखा बी का शो 5.5f, सफिक्स f का मतलब है फ्लोटिंग वैल्यू। तो उस केस में सिस्टम इस वाले फंक्शन को नहीं बल्कि किस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन। तो अब हमने जितने भी रिकेप देने थे पिछली क्लास के वो दे दिए हैं। अब हम सिस्टमेटिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट सब में है। C++ में भी है, जावा में भी है, C# में भी और पाइथन में भी है। तो एक तरफ हम फंक्शन ओवरलोडिंग लिखेंगे और दूसरी तरफ फंक्शन ओवरराइडिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इस टॉपिक हमने चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है। तो फ्यूचर में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो चैनल पे फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
इसको हमने 3 भाषाओं में रिकॉर्ड किया है, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल हिंदी वाला लिंक कॉपी कर रहा हूँ। तो जो भी फ्रेंड कॉपी में लिंक लिखना चाहें तो बेटर रहेगा। हमने यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में लिखा है। फंक्शन ओवरलोडिंग कहता है प्रोवाइडिंग मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन बाय चेंजिंग प्रोटोटाइप means a change data type of parameters या b change number of parameters, c return type will not play any role, return type will not play any role। तो सिंपल शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी फंक्शन को मल्टीपल टाइम डिफाइन करें लेकिन उसमें पैरामीटर्स चेंज कर दें तो कहलाएगा ओवरलोडिंग। जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो सेंटेंस तो एक ही है लेकिन हमने क्या चेंज कर दिया, पैरामीटर्स चेंज कर दिया। जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, रीडिफाइनिंग parent class function inside its child class with same prototype means same function name, return type and parameters। तो एक तरह से देखा जाए तो ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि ओवरलोडिंग कहता है कि चेंज करना है, जबकि ओवरराइडिंग कहता है कि पैरामीटर्स हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। Also known as यूनिवर्सल पॉलीमॉर्फिज्म। हमारे हमारे जो कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं तो कभी कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल पॉलीमॉर्फिज्म समझाइए। तो टेक्निकली वो किसके बारे में पूछना चाहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। इसी तरह से इसको हम कहते हैं एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म। कैन बी डन इन सेम क्लास और इनसाइड द चाइल्ड क्लास। ओवरलोडिंग सेम क्लास में भी हो सकती है और चाइल्ड क्लास में भी। कैन ओनली बी अचीव्ड inside the child class। ओवरराइडिंग का मतलब है ओवररूल करना या मास्किंग करना। तो टेक्निकली ओवररूल कौन करता है, चाइल्ड, या मास्किंग कौन करेगा, चाइल्ड। इट कम्स अंडर सीटीपी। हमने कल सीटीपी पढ़ा था, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। It is used to achieve RTP। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये RTP क्या होता है। तो जब भी हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना हो तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम फंक्शन ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। अंत में एक एग्जांपल,
हमने बनाया वॉइड एरिया इंट आर या वॉइड एरिया फ्लोट आर या फिर वॉइड एरिया फ्लोट एल कॉमा फ्लोट बी। यहाँ पर हम चाहें तो रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता कि रिटर्न टाइप का कोई रोल ही नहीं है, आप जो चाहे वो रिटर्न टाइप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं रूल ए अप्लाई किया, सॉरी रूल ए, जबकि मैं यहाँ पे रूल बी अप्लाई किया। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, हो सकता है कि हम क्लास सर्कल में एरिया बनाए, तो क्लास सर्कल में एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम उसकी चाइल्ड बनाए अगर स्फीयर, ये क्लास सर्कल है, ये उसके एरिया का फॉर्मूला। अब हमने बनाई क्लास स्फीयर जो कि चाइल्ड है सर्कल की, मेरे पास जगह नहीं से मैं सिंपली सर्कल लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर हम फिर से एरिया बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई इंटू आर इंटू आर। तो जो फंक्शन पेरेंट के पास पहले से ही है, उस फंक्शन को मैं चाइल्ड में फिर से डिफाइन किया, दैट बिकम्स ओवरराइडिंग। यहाँ पे पब्लिक वर्ड आना चाहिए, लेकिन जगह की यहाँ पे मेरे पास लिमिटेशंस है, इसलिए मैं पब्लिक लिख नहीं रहा हूँ। Example program, designing area function such that it can compute area of circle, rectangle as well as triangle। ये क्वेश्चन हमेशा हमारे दोस्तों के एग्जाम में आता है कि आपको एक एरिया फंक्शन बनाना है जो सर्कल का भी एरिया फाइंड कर पाए, रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड कर पाए, ट्रायंगल का भी। अच्छा, फिर आगे क्या कहा जाता है एग्जाम में, डिजाइन मेन फंक्शन इज इंटरेक्टिव फंक्शन। यानी हम मेन प्रोग्राम में चॉइस पूछे यूजर से कि आपको सर्कल का एरिया चाहिए या रेक्टेंगल का एरिया चाहिए या ट्रायंगल का एरिया। हालांकि हम मेन फंक्शन को छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन टीचर वांट्स द इंटरेक्टिव प्रोग्राम चॉइस बेस्ड कि 1 प्रेस करने पे एरिया ऑफ सर्कल, 2 प्रेस करने पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरे साथ साथ प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन डेफिनेशन कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि अगर हम फंक्शन को पहले ही डिफाइन करते हैं तो वही डिक्लेरेशन होती है और वही क्या होती है, डेफिनेशन। तो हमने पहला एरिया फंक्शन बनाया और हम जानते हैं कि अगर हम एक वैल्यू भेजें तो लिख सकते हैं सी आउट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना, 3.14 इंटू आर इंटू आर। तो सिंपल सी बात है कि सर्कल रिक्वायर्स ओनली सिंगल पैरामीटर, लेकिन कोई अगर हमसे कहे कि हमें निकाला है रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल के एरिया में कितने पैरामीटर चाहिए, 2 पैरामीटर। सो सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। टेक्निकली इनको प्रोटोटाइप कहा जाता है, प्रोटोटाइप 1 सिंगल पैरामीटर। तो हमें बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे पैरामीटर चेंज कर देंगे। ये प्रोटोटाइप 2 हो गया जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें स्कूल में हीरोज फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वॉइड एरिया
फ्लोट ए, फ्लोट बी, फ्लोट सी। ये कहलाएगा थर्ड प्रोटोटाइप। लेकिन हमें एक हेडर फाइल और चाहिए यहाँ पे, हैश इंक्लूड या तो मैथ.h, या फिर हम चाहे तो लिख सकते हैं हैश इंक्लूड सी मैथ, क्योंकि हमने काफी दिन पहले डिस्कशन किया था कि अगर हम इससे लिखेंगे तो हमें .h लगाने की जरूरत नहीं। So technically we are defining multiple definitions of the function area. Function का नाम सभी जगहों पे area है, but according to the definition we have to change parameters. तो we are changing the parameters. यहाँ पे हमने एक पैरामीटर भेजा, यहाँ दो पैरामीटर्स और यहाँ पे तीन पैरामीटर। अब क्योंकि मुझे हीरोज फॉर्मूला आता है तो मुझे पता है किसमें स्क्वायर रूट यूज होगा, और स्क्वायर रूट हमें किस हेडर फाइल में मिलेगा, मैथ.h। तो हीरोज फॉर्मूला में हमें सेमी पैरामीटर निकालना पड़ता है। तो फ्लोट s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और फिर एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस। यहाँ हमने कैपिटल ए लिखा है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या यूज कर चुके हैं, स्मॉल ए, और हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज कैसी है, केस सेंसिटिव। सी लैंग्वेज area of triangle equal to capital हमें बनाना मेन प्रोग्राम, हमें इंटरेक्टिव प्रोग्राम बनाना है। इनको हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ मैं इनका नाम दे रहा हूँ XYZ। टेक्निकली हम इनका कुछ भी नाम दे सकते हैं, और एक वेरिएबल चॉइस। अच्छा, कभी कभी मेरे दोस्त चाहते हैं कि स्क्रीन क्लियर हो, तो हम लिख सकते हैं सिस्टम CLS, लेकिन हम जानते हैं कि इसके हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, नीड टू इंक्लूड strlib। टर्बो सी में सीलर एससीआ चलता है, GCC में सीलर एससीआ नहीं चलेगा, वहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सिस्टम CLS। और हमने एक मैसेज दिया यूजर को, प्रेस 1, एरिया ऑफ सर्कल 2, रेक्टेंगल 3, ट्रायंगल 3 ट्रायंगल और 4 एग्जिट। कुछ दिन पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा रहे हैं तो उस केस में दिस इज आल्सो ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ दिस लाइन। तो यहाँ पे फिर से सी आउट लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर किसने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है तो फिर उस केस में फिर से हमें सी आउट लगाना पड़ेगा। सो आई एम राइटिंग सिंगल स्टेटमेंट इन मल्टीपल लाइन्स। अच्छा, इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल टू 4, तो हम कहेंगे सी आउट थैंक्स, और फिर लिखेंगे ब्रेक, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेक का काम क्या है, टर्मिनेट। तो काफी दिन पहले मैं ब्रेक कीवर्ड पढ़ा था कि ब्रेक कीवर्ड का काम क्या है, टू टर्मिनेट द लूप।
तो लूप यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि हम क्या प्रेस करें, 4। अब हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, तो हम जानते हैं कि डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या हो सकता है, स्विच केस। हमें चॉइस के बेसिस पे डिसाइड करना है। हमने यहाँ पे एक लाइन और लिखनी चाहिए थी, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, सीन चॉइस। तो इफ कंडीशन से पहले हमें एक लाइन ऐड करनी है, सीन चॉइस, जिससे कि हम यूजर से उसकी चॉइस पूछ पाए। अब हो सकता है कि केस की पहली वैल्यू 1 हो। हम जानते हैं कि केस 1 में किसके लिए बनाया है, एरिया ऑफ सर्कल के लिए। तो हम यूजर से कहेंगे सी आउट एंटर रेडियस। हम देखिए कि यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स का हम एक्स वाई जेड दिया है, तो मैं किस पे इनपुट करवा दूँ, एक्स। तो टेक्निकली यहाँ पे एक्स रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं लिखूंगा एरिया ऑफ एक्स कॉलिंग एरिया फंक्शन विथ 1 पैरामीटर। तो कभी कभी मुझसे स्टूडेंट नाराज होते हैं कि सर आपने यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ पे आर लिखा है, इससे फर्क पड़ेगा नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ पासवर्ड वैल्यू। जो एक्स की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसमें जाएगी, आर में। अब कंप्यूटर कैसे डिसाइड करेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, इस पे जाऊँ, इस पे जाऊँ या इस पे जाऊँ? तो डिसाइड कैसे होगा, नंबर ऑफ पैरामीटर से। तो हमने कितने पैरामीटर भेजे हैं, ओनली सिंगल पैरामीटर। जिस कार्ड से वो कौन से पे जाएगा, जिसमें सिंगल पैरामीटर है। तो अब देखिए केस 2 की कोडिंग क्या होना चाहिए। अब सिंपल सी बात यहाँ पे, क्योंकि रेक्टेंगल है तो हमें 2 वैल्यू पूछनी पड़ेंगी, सी आउट एंटर लेंथ ब्रेड्थ। अब क्योंकि 2 वैल्यूज है तो हम 2 वेरिएबल लेंगे, तो सीन एक्स और एक वाई, और लिखेंगे एरिया एक्स कॉमा वाई। अब क्योंकि 2 पैरामीटर वाला वर्जन हम यूज कर रहे हैं, यहाँ ब्रेक आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हर केस के बाद भी क्या आना चाहिए, ब्रेक। तो पहले हमने ब्रेक यहाँ मिस कर दिया। तो ये वो एग्जाम्पल हो गया दोस्तों जिसमें लूप में भी ब्रेक है और स्विच में भी ब्रेक है, और फिर ब्रेक। अगेन हम चाहे तो इसे बॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर से एरिया फंक्शन को कॉल करें, लेकिन विथ 2 पैरामीटर्स। अब हम रखते हैं केस 3, जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। और यहाँ पर यूजर से कहेंगे एंटर साइड ABC, या एंटर 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ मैं ABC लिख रहा हूँ क्योंकि मैं स्कूल में फॉर्मूले ABC पढ़ाया गया है, लेकिन हम इसमें इनपुट किस में करेंगे, एक्स वाई जेड में, क्योंकि हमने मेन प्रोग्राम में वेरिएबल्स का नाम एक्स वाई जेड दिया है। और फिर लिखेंगे एरिया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और हमेशा की तरफ ब्रेक। अब हो सकता है कि कोई केस मैच ना हो। जब कोई भी केस मैच ना हो तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा और लिखा जाएगा सी आउट इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन। तो यूजर को फिर से ट्राई करना पड़ेगा।
कंपनीज में ऐसा लिख के आते हैं, जैसे सबको आइडिया है कि किसकी क्लोजिंग है, स्विच की क्लोजिंग है। अगर आप लोग स्क्रीन क्लियर करें तो आपको एक और फंक्शन है उसमें अपने का गेट सी एच। इसकी खासियत है होल्ड द स्क्रीन टिल अ की इज प्लेस्ड। लेकिन अगर आप स्क्रीन क्लियर नहीं करें तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इसके लिए कौन सी इंटरफेस चाहिए हमें, कॉन्यूटोडेच। कारण क्या कि हम ऊपर क्लियर स्क्रीन कर रहे हैं, अगर हम स्क्रीन को रोकेंगे नहीं तो रिजल्ट हम देख नहीं पाएंगे, पहले ही ऊपर चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम रिजल्ट देख पाए, कोई की दबाएं फिर वापस हो जाए। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं वाइल 1 एंड ऑफ डू वाइल लूप। हमने काफी प्ले पढ़ा था कि 1 का मतलब क्या है, इनफाइनाइट लूप। मैंने यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप बनाया है जो एक ही केस में बाहर आएगा, जब हम क्या प्रेस करेंगे 4, फिर रिटर्न 0 और ये प्रोग्राम है। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम इतना इंटरेक्टिव प्रोग्राम ना बनाए, बल्कि शॉर्टर वर्जन बनाए। तो हम मेन प्रोग्राम को शॉर्टर वर्जन में कैसे बना सकते थे, हम ऐसा कर सकते थे, इंट में लिख सकते थे एरिया ऑफ 3। तो ये किसको कॉल करता, कॉल्स प्रोटोटाइप 1, क्योंकि सिंगल पैरामीटर है। हम देखते थे क्या, एरिया ऑफ 11,8, तो कॉल्स प्रोटोटाइप, और हम लिखते थे एरिया ऑफ 345, तो कॉल्स प्रोटोटाइप। तो कंक्लूजन निकला कि हम चाहे तो इंटरेक्टिव प्रोग्राम भी बना सकते हैं और चाहे तो 3 लाइन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। पहले हम इंटरेक्टिव प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ मैं एक हेडर फाइल और ऐड कर देता हूँ जिससे कि मैं स्क्रीन को क्लियर कर पाऊँ, जो है strlib.h, या चाहे तो cstrlib लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें एक हेडर फाइल और चाहिए होगी conv.h, या सिंपली मैं क्या लिख दूँ, cconv, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में स्क्रीन क्लियर भी हो रही है और गेट ch का भी यूज हुआ है। तो जल्दी से हम कॉपी करते हैं और रन करते हैं। इसे कंपाइल किए। अब यहाँ पे सी कॉन्यू अलाउड नहीं है, मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्यूटोडेच। तो इसी बहाने में समझ में आया कि सी कॉन्यू नहीं है, इट शुड बी कॉन्यूटोडेच। बाकी सब में चल जाता है सी। अब इसे रन करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन क्लियर हुई, हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, तो हमने कहा हमें तो 4 चाहिए, तो एग्जिट हो गया, क्योंकि मैं सबसे पहले केस 4 समझाना चाहता था। तो हालांकि ये इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि हमने काफी दिन पहले वाइल लूप के कैंपस क्वेश्चन पढ़े तो वाइल 1 का मतलब इनफाइनाइट लूप, लेकिन तो भी इस लूप से बाहर निकलने की वैल्यू क्या है, 4। अब मुझे दोस्तों एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, तो मैंने 1 प्रेस किया और मेरी फेवरेट वैल्यू 1 है रेडियस में। तो कंप्यूटर कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा, 3.4 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आ गया 3.14।
अभी गेट स्विच, आप देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। वाई कर्सर इज ब्लिंकिंग? क्योंकि हमने गेट स्विच लगाया हुआ है। घर में अब गेट स्विच हटा दीजिएगा तो पता है क्या होगा, इमीडिएटली वो ऊपर चला जाएगा और स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, जिससे कि आप लोग आउटपुट देख ही नहीं पाओगे। अच्छा, फिर से पूछा भाई भूपेंद्र को क्या चाहिए, तो मैंने कहा भाई मुझे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए। तो मेरे पास लेंथ है 11 और ब्रेड्थ है 8। तो कंप्यूटर कह रहा है कि भाई भूपेंद्र एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, 88। और मेरी एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक ही फेवरेट वैल्यू है, वो है 345। तो सेमी पैरामीटर क्या आएगा, 12/2 यानी 6। 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 6 यानी 36 का स्क्वायर रूट यानी 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 6। अच्छा, अब हमारे के दोस्तों ने कहा सर हमें इंटरेक्टिव प्रोग्राम नहीं चाहिए, तो इसी प्रोग्राम को हम दूसरे नाम से सेव कर लेते हैं। उसे नॉन इंटरेक्टिव कर देते हैं। अब बाकी सब सेम रहेगा, बस हमें किसको डिलीट करना है, मेन प्रोग्राम को। और कौन सा वर्जन लिखना है, जो हमने ये छोटा सा वर्जन सीखा। इसको सेव किया हमने। इसमें से वो तो हटाया ही नहीं, गेट सीएच में जो था। हम चाहे तो हेडर फाइल्स हटा दें तो बेटर रहेगा, साइज प्रोग्राम की छोटी हो जाएगी। बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया। कम हेडर फाइल्स इंक्रीज द साइज ऑफ कोड। अब क्योंकि हमने डायरेक्टली वैल्यूज दी हैं तो डायरेक्टली आंसर आ गया क्या, 28.26, 88 और 6। और सर अगर शॉर्ट प्रोग्राम में अपन को रन टाइम पे वैल्यू दे, हम फंक्शन ओवरराइडिंग का एक और एग्जांपल सीखना चाहेंगे। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें ओवरराइडिंग भी यूज हो रहा हो और ओवरराइडिंग भी यूज हो रहा हो। हमें पहचानना होगा कैसे। पहले हमने शो फंक्शन बनाया है जिसमें लिखा जाएगा ए शो। दूसरे फंक्शन का नाम भी शो लेकिन पैरामीटर में इंटीरियर है। और हमने आज डेफिनेशन में पढ़ा कि जब पैरामीटर्स में चेंज है तो ओवर लोडिंग होता है। तो टेक्निकली यहाँ पे टीचर ने क्या किया, ओवर लोडिंग किया है। हमने क्लास ए से चाइल्ड बनाया क्लास बी और फिर से यहाँ पे शो फंक्शन बनाया। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ओवरराइडिंग हमेशा कौन करता है, चाइल्ड क्लास। और चाइल्ड क्लास में हमेशा प्रोटोटाइप करेगा सेम। तो जैसा यहाँ पे शो फंक्शन है वैसे ही शो फंक्शन यहाँ पे है। तो टेक्निकली टीचर ने यहाँ पे क्या किया, ओवरराइड किया। लेकिन टीचर ने फिर से एक शो फंक्शन बनाया जिसमें लिखा है डबल एक्स, जो कि इससे भी मैच नहीं हो रहा, इससे भी मैच नहीं हो रहा। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या किया टीचर ने, ओवर लोडिंग किया है। तो हमने एक पॉइंट लिखा था कि ओवरराइडिंग तो चाइल्ड करता है, जबकि ओवरलोडिंग सेम क्लास में भी हो सकती है और चाइल्ड क्लास में भी हो सकती है। हम जानते हैं कि एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से होता है, मेन से। यहाँ पे हम एक ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक बी का ऑब्जेक्ट। हमने कल पढ़ा था कि हमारा जो कंप्यूटर वो ऑब्जेक्ट के टाइप से डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। तो ऑब्जेक्ट वन ए क्लास का है, हम लिखा शो तो यहाँ आ जाएगा। हमने कहा शो 5 तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 5 कैसे वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। जब हम ऑब्जेक्ट 2 से कहेंगे शो तो यहाँ आ जाएगा, जबकि हम ऑब्जेक्ट 2 से कहेंगे 5.5 तो यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5.5 कैसी वैल्यू है, डबल वैल्यू। प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं इस फिगर की। देखिए इसकी प्रोग्रामिंग हमें कैसे करनी है। हमेशा की तरह हमने इंक्लूड किया आईओ स्ट्रीम और किया हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास ए। और हमने क्लास ए में एक फंक्शन डिफाइन किया शो, और यहाँ लिख दिया सी आउट ए क्लास शो। हमें फिर से एक शो फंक्शन बनाना है जो हमसे एक इंटीजर वैल्यू लेगा एक्स, ए शो इंट। तो टेक्निकली हमने यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग किया। हमें बनाना है क्लास बी
जो ए को इनहेरिट कर रहा है। और हमें फिर से शो बनाना है। अब क्योंकि हम फिर से शो बना रहे हैं तो टेक्निकली यहाँ पे ओवरराइड हो गया और हम एक शो फंक्शन बना देते हैं। यहाँ में डबल एक्स बी शो डबल। तो कंक्लूजन निकला कि ओवरराइडिंग कोई चाइल्ड कर सकता है, जबकि ओवरलोडिंग यूनिवर्सल है, कहीं भी की जा सकती है, पेरेंट में भी की जा सकती है और चाइल्ड में भी की जा सकती है। अब जैसा कि हमने मेन फंक्शन लिखा था कि मेन फंक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स थे, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, और फिर मैसेज पासिंग थी। हम ऑब्जेक्ट 1 पे शो कॉल कर रहे थे, फिर से ऑब्जेक्ट 1 पे शो 5 कॉल कर रहे थे। इसी तरह से ऑब्जेक्ट 2 पे शो ऑब्जेक्ट 2 पे शो 5.5। लेकिन आप लोग के लिए मैं होमवर्क रख रहा हूँ, आप लोग घर में ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो 5 भी लिखेंगे। कल सुबह जब हम मिलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसका आउटपुट क्या आया। तो यहाँ हमने जामशेद की लाइन को कमेंट किया हुआ है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 के साथ 5 लिखा हुआ है, तो आपको देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। रिटर्न 0।